हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बेसिकली हम करने वाले हैं सर्कुलर मोशन का कंप्लीट लेक्चर। दैट मीन्स आज के ही लेक्चर में, जितनी देर का भी ये लेक्चर बने, आज के ही लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन का हर एक टॉपिक और हर एक कॉन्सेप्ट। बहुत ही बेसिक बातें करेंगे हम, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रॉपरली आना चाहिए, तभी आपसे हो पाएगा। तो जितना ज़रूरत है क्लास 9th में इस टॉपिक से, जो आप ऊपर सुनते आ रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन आप सुनते आ रहे हो, तो ये सब है क्या, किस तरह डिफाइंड है और इसमें क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है, तो ये सब कुछ समझ में आएगा आज के क्लास में। आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में जो मैंने आपको बताया था, सर्कुलर मोशन जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो बस इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा पार्ट है इसका। ऊपर से मैंने उसे पढ़ाया, उसे मैंने डिटेल में कवर अप नहीं किया है, क्योंकि वो बोर्ड्स लेवल, स्कूल लेवल एग्जामिनेशन के लिए है सिर्फ। आज की वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे जो आपके कंपटीशन के लिए ज़रूरी है, आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशन के लिए भी ज़रूरी है। आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सर्कुलर मोशन की, आपको पता है ये सब नए नए टर्म्स जो वेरिएबल्स यहाँ पे आते हैं वो सब क्या है, तो आपके लिए ये चाहिए लेक्चर बिल्कुल भी नया नहीं होगा। आपको सब कुछ पता है, तो आप इस लेक्चर को छोड़ सकते हो। आप इस लेक्चर के बाद आप प्रोजेक्टाइल मोशन देख सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, ये दोनों ही मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जिसे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो उसमें हमने देखा था कि जब बॉडी ट्रेवल करती है तो बॉडी एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल करती है और बॉडी वाई एक्सिस में भी ट्रेवल करती है। और उसी तरह हम इस सर्कुलर मोशन में देखने वाले हैं कि बॉडी एक्स और वाई एक्सिस में किस तरह से ट्रेवल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे मेरे साथ, क्योंकि आपको आज नए नए वेरिएबल्स के साथ आपको स्टडी करना है। एक नया टर्म आएगा बीच में, आपको समझ में नहीं आएगा हो सकता है स्टार्टिंग में, बट मेरी कोशिश रहेगी कि आपको स्टार्टिंग से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता रहे। और इसमें एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पर जिस तरह मेरा ट्रेंड है, जिस तरह जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो लेक्चर्स में क्वेश्चंस के साथ मैं आपको टॉपिक्स को पढ़ाता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ आता जाए और आपका बेसिक भी बनता जाए, कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होता जाए। बट इस टॉपिक में हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन जो टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी होगा वो करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपको कहीं से क्वेश्चंस मिल जाता है तो अच्छी बात है, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, बट वो क्वेश्चंस 9th और 10th लेवल का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एडवांस लेवल पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको डील करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के साथ, तो उससे थोड़ा बचना, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है 9th और 10th में। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो देखो, सर्कुलर मोशन है क्या, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन था जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते थे, तो वो प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता था, वाई एक्सिस में डिस्टेंस कुछ ट्रेवल कर रहा होता था, तो हम कहते थे ये 2 डायमेंशनल मोशन है, मतलब सिंपली ये मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल है। तो इन अ सेम वे ये जो सर्कुलर मोशन है, ये लीनियर मोशन नहीं है, रेक्टिलीनियर मोशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, 1 डायमेंशनल मोशन नहीं है, बल्कि ये है 2 डायमेंशनल मोशन, जिसे हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन था। अब इसमें देखो क्या क्या वेरिएबल्स के साथ हमें आज डिस्कशन करना है अपना। एक ही वीडियो बनेगा और एक ही डिटेल वीडियो बनेगा, ये जितनी देर का ही बने, आप प्लीज़ सब कुछ प्रॉपरली अच्छे तरीके से नोट बनाकर इसे रिवाइज करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, और फिर हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। और आज ही के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ यही एक एक्सेलरेशन नहीं होता है जो सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व है। सुन करके हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगे, बट ये बात सच है। सर्कुलर मोशन में 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होते हैं। कौन कौन से? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड वन मोर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये 4 एक्सेलरेशन से एक एक करके देखेंगे, ऊपर पढ़ेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है हमें, तो मज़ा आने वाला अच्छी क्लास में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सर्कुलर मोशन कहलाया कैसे। जैसे जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि मोशन जब स्ट्रेट लाइन में हो, जिसे हम रेक्टिलीनियर मोशन कहते हैं, एनी पार्टिकल जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन करे, मतलब या तो एक्स एक्सिस में करे या फिर वाई एक्सिस में करे, ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर, ठीक है, या लीनियर मोशन, या लीनियर मोशन।
और इसी मोशन का नाम है वन डायमेंशनल मोशन, या फिर इसे हम कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इन सब में एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, एक ही डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है। और इसके स्टडीज़ में जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, तो इसके स्टडीज में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एस से, हमने पढ़ा था वेलोसिटी वी से, एक्सेलरेशन ए से। तो ये अलग अलग वेरिएबल्स आए थे यहाँ पे। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन में जब भी आप पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो स्पेसिफिकली वो होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह वेलोसिटी हो जाता है लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बन जाता है लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, जब हम ये पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स तब, उसके बाद हमने पढ़ा फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, जहाँ पे डायनामिक्स ऑफ मोशन हमने पढ़ा। मोशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मोशन। तो हमने पढ़ा था वहाँ फोर्सेस के बारे में। फोर्स लगता है तब एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी का चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब जाकर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये सब मोटा मोटी बातें हैं। उसके बाद हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है टू डायमेंशनल मोशन। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करेगा, अब ऑब्जेक्ट इस तरह सर्कुलर मोशन करेगा, इस तरह से किसी डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जब इस तरह से मूव कर रही है तो देखो, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आती है, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई, हम इसे रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे इस पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट कुछ आगे भी गई है एक्स एक्सिस में, और ऊपर है ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट कुछ वाई एक्सिस में ऊपर भी गई है। तो मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है और वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व है। इसी तरह तुम अगर यहाँ पे देखोगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर भी गया है और कुछ पीछे भी आया, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, मतलब एक्स और वाई दोनों हो गया था। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन। टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन। यहाँ पे देख लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, कुछ आगे भी गया है ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ देखो नीचे भी गया है और कुछ आगे भी गया है। इसके रेस्पेक्ट में अगर देखोगे, इससे पहले वाले पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर थी, अभी यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कुछ आगे भी गया है, ठीक है, और ऊपर से कुछ नीचे भी आया है। तो मतलब ऑब्जेक्ट दो डायमेंशन में चल रहा है, एक ये डायमेंशन हो गया, एक ये डायमेंशन हो गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। अब जब भी सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व होगा, या फिर ऑब्जेक्ट जब भी सर्कल में मूव करेगा इन दिस पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, तो इस टाइप के मोशंस को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहते हैं व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड एज द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दैट पार्टिकल इज रिफर्ड टू एज सर्कुलर मोशन। अब सुनो, एक टर्म आया था काइनेमेटिक्स में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जब ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, तो जब भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगी तो किसी स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी, ठीक है, किसी स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी। मान लो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। जब ऑब्जेक्ट का स्पीड, ध्यान देना मैं वेलोसिटी नहीं कह रहा हूँ, मैं स्पीड कह रहा हूँ। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस है। वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, स्पीड में डायरेक्शन की बात हम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट होगा इस सर्कुलर पाथ में, ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड के साथ इस सर्कुलर ट्रैक में, सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है, एक ही स्पीड के साथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे, क्या ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है? बिल्कुल चेंज हो रहा है। जैसे इस पॉइंट पे देख लो, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये रहा। जब भी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में हमें डायरेक्शन निकालना होता है, तो हम उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट इस ट्रैक पे मूव कर रहा है, हमें बोला गया कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का क्या डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक टेंजेंट बनाएंगे, तो ये डायरेक्शन के बारे में बताएगा। उसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट पे है, हमें डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ से टेंजेंट बनाएंगे। इस पॉइंट पे चाहिए डायरेक्शन, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड तो कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का, बट यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी बार बार कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये वेलोसिटी का जो चेंज है, ये कंप्लीटली हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन के चेंज होने के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, वेलोसिटी जब भी चेंज करेगी, वेलोसिटी जब भी चेंज करेगी, तो या तो वो स्पीड के कारण चेंज करेगी। अगर तुम स्पीड चेंज कर देते हो तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा, या तो वो डायरेक्शन के कारण चेंज करेगी। अगर डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड चेंज करने से चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाएगा, या फिर दोनों चेंज कर दो, तब जाकर चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स वेलोसिटी का जो चेंज है वो डिपेंड करता है स्पीड के चेंज होने से,
डायरेक्शन के चेंज होने से और साथ ही साथ अगर दोनों चेंज हो रहा है तो क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर वेरिएबल ये तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ना इस सर्कुलर पाथ में, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी का चेंज है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे। दैट मीन्स वेलोसिटी का चेंज आया ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज कर गया। क्लियर है? मतलब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन में या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कॉन्स्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट होता है, सेम स्पीड होता है, चेंज नहीं करता, जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। और सर्कुलर मोशन है तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन का चेंज तो होगा ही होगा, डायरेक्शन का चेंज होगा ही होगा। स्पीड चेंज करे ना करे वो बात की बात है, वो हम देख लेंगे, बट डायरेक्शन तो हमेशा चेंज करेगा, हमेशा चेंज करेगा। सर्कुलर मोशन हो रहा है, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई बहस ही नहीं है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करेगा, बट स्पीड या तो वो वेरिएबल हो सकता है या तो वो कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन इस केस में जो पर्टिकुलर केस हम पढ़ा रहे हैं आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन मैंने आपको समझा दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म वर्ड आ गया, मतलब सेम स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मार्क माय वर्ड, सेम स्पीड, आई एम नॉट सेइंग सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड, सेम स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। बट क्या इसका वेलोसिटी सेम है? नहीं, वेलोसिटी इसका वेरिएबल है, चेंज कर रहा है। वेरिएबल मतलब जो बार बार चेंज करे, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। और इस वेलोसिटी का चेंज करने का कारण क्या है? डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है बार बार, इस पॉइंट पे कुछ और डायरेक्शन, इस पॉइंट पे कुछ और, 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 जब तुम डायरेक्शन निकालोगे, टेंजेंट बनाओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंजेंट अलग अलग आएगा, डायरेक्शन अलग अलग आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट moving in a circular path is constant but its velocity keeps on changing due to the change in the direction। अब जैसे ही velocity का change आया, जैसे velocity का change आया वैसे इन्वॉल्व हो जाएगा acceleration। velocity change होगा तो acceleration आएगा, velocity के change करने से acceleration आता है, क्योंकि acceleration defined ही इस तरह से change in velocity upon change in time। acceleration is change in velocity upon change in time। चेंज इन वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात समझ आई? तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगी उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, बट उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। और जब ये वेलोसिटी चेंज होता है, जिस वेलोसिटी की चेंज करने से एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है। अब एक्सेलरेशन क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आया, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये स्पीड कांस्टेंट होगा। तो इसे हम कहते हैं या तो तुम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह लो या फिर तुम इसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हो। समझ आ रही है? ठीक, आगे बढ़े। अब तो ये तो बस एक इंट्रोडक्शन है, अभी तक हम ये टर्म्स पे आए नहीं हैं, अभी बस बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ जितना आपके बुक में गिवन है। अब यहाँ से शुरू होगा एक्चुअल कहानी। कॉपी कर लो इसको, फिर रब करके फिर समझाते हैं। अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखोगे ज़रा यहाँ पे इस फिगर में ध्यान से समझो, ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, ठीक है, जनरल मोशन समझना। जनरल सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है, जनरल सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब यहाँ पे है ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, कोई पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन इस तरह से कर रहा है और तुम्हें यहाँ पे सेंटर ऑफ दी सर्कल पे खड़ा कर दिया गया। तुम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है। अब तुम देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q तक ट्रेवल करता है किसी टाइम में। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में ऑब्जेक्ट को टाइम लगा T, और इस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है, उसे हम मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट टाइम T में इस पोजीशन से इस पोजीशन तक चला आया, ऑब्जेक्ट टाइम T में इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ट्रेवल कर गया। हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है S, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
अब ये देखो, तुम इस तरह से खड़े हो, तुम ऑब्जेक्ट को इस तरह से देख रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को तुम इस तरह से देख रहे हो। ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो तुम अपना देखो, अपना सर तुम किस तरह से शिफ्ट कर रहे हो। ये रहा तुम्हारा लाइन ऑफ साइट, या हम बोल सकते हैं जिधर तुम देख रहे हो। अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सर्कल कर रहा है, तो तुमने अपना सर इस तरह से उठाया, मतलब ये जो डिस्प्लेस हो रहा है ना तुम्हारा एंगल डिस्प्लेसमेंट, मतलब तुम जितना शिफ्ट कर रहे हो एंगल को देखने में, ये एंगल, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सर्कुलर मोशन की बात जब हम करेंगे ना, तो हर वेरिएबल में, हर नए वेरिएबल्स में साथ में टर्म लग जाएगा एंगुलर, क्योंकि हम एक एंगल से शिफ्ट करके ऊपर नीचे देखते हैं। मान लो ये एक एंगल है सीधा, अब तुम इस तरह से ट्रेवल करो या फिर तुम इस तरह से ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से ट्रेवल कर रहे हो, तो हम इस तरह सीधा देख रहे हैं, तुम मेरे सामने आए और मेरे सामने आकर के तुम इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो हमको मुझे अपना सर इस तरह शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से शिफ्ट करना पड़ेगा। ये इनिशियल पोजीशन 0 डिग्री, यहाँ से मान लो ये 60 डिग्री हुआ, तो 0 डिग्री से 60 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 0 डिग्री तुम उधर जा रहे हो, मैंने इस तरह देखा तुम्हें, 0 डिग्री मैंने इस तरह देखा तुम्हें, तो ये जो शिफ्टिंग है, ये जो एंगल शिफ्ट हो रहा है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, P से Q इस लाइन पे, इस कर्व पे जब ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम एंगल शिफ्ट देखेंगे, ये यहाँ से 0 डिग्री फ्रॉम हेयर टू हेयर कुछ एंगल शिफ्ट हुआ, तो ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो S क्या है, S हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यह है लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसे सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट नाम से जानते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये, बट थीटा क्या है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल ये डिस्प्लेस हुआ है, कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है, 10 डिग्री डिस्प्लेस हुआ है, 20 डिग्री हुआ है, 30 डिग्री हुआ है, 90 डिग्री हुआ है, या 180 डिग्री हुआ है। समझ आ रही है बात, यहाँ से 0, 10 डिग्री, 20, 30, 60, 90, कितना डिग्री डिस्प्लेस हुआ है। तो ये जो एंगल डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सेंटर पे। अब क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम आ गया और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, सिंपली लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। बट वेक्टर में भी ये एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल। अब देखो एक्सियल वेक्टर होता क्या है ना, एक्सियल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं, इट एक्ट्स अलोंग द एक्सिस। अब एक्सिस क्या है यहाँ पे समझो, देखो तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम ऑब्जर्वर हो, ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ ट्रेवल किया, तो तुम्हारा एंगल शिफ्ट हुआ थीटा डिग्री, मतलब तुमने इतना डिग्री डिस्प्लेस किया, 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी है, तो मान लो थीटा डिग्री डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो थीटा डिग्री डिस्प्लेसमेंट है, इसका हम डायरेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इस एक्सिस को देखते हैं। देखो ये हो गया एक्सिस, ये जो पार्ट है ना, ये इस सेंटर से ये जो निकल रहा है, ये लाइन, इमेजिनरी लाइन इमेजिन करो, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से सेंटर से इस तरह से निकल रहा है, तो ये हो गया इसका एक्सिस, ये हो गया एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग ही ये मूव कर रहा है, तो ये हो गया एक्सिस, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से बोर्ड से निकलता हुआ परपेंडिकुलर और बोर्ड में अंदर जाता हुआ परपेंडिकुलर, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। अब इसके इसी एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा, या तो अंदर की तरफ होगा या तो बाहर की तरफ होगा, या फिर हम देख लेते हैं किधर है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एक्सिस है, इसी वेक्टर को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। जो भी वेक्टर्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करे उसे हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। अब इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अगर आपने मेरा लेक्चर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर देखा होगा, तो मैंने उस लेक्चर में बताया है बहुत ही डिटेल में राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। यहाँ पे समझ लो, जब भी हमें एक्सियल वेक्टर कि कोई भी एक्सियल वेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो, किसी भी एक्सियल वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी भी एक एक्सियल वेक्टर है, किसी भी एक्सियल वेक्टर का अगर हमें एक डायरेक्शन फाइंड करना है, तो उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या है राइट हैंड थंब रूल, देखो अपने राइट हैंड को निकालेंगे, राइट हैंड को निकालेंगे, जिधर मोशन हो रहा है उस मोशन के डायरेक्शन में हम अपने सारे फिंगर्स को, थंब को छोड़ करके अपने सारे फिंगर्स को कर्ल करेंगे। मोशन इधर हो रहा है, देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, तो फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, थंब जिधर पॉइंट कर दे, थंब जिधर पॉइंट कर दे, फिंगर कर्ल, थंब जिधर पॉइंट कर दे, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। नाउ यहाँ पे देखो, जब हम इस तरह से फिंगर कर्ल करते हैं तो थंब आपकी तरफ पॉइंट हो रहा है, तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन है आपकी तरफ, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ द बोर्ड से, ठीक है,
राइट हैंड थंब रूल से जो भी डायरेक्शन तुम निकालोगे, जो थंब देगा, ठीक है, डायरेक्शन अगर निकालते हो तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब इस एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन है अलोंग दी एक्सिस आउटवर्ड टू द प्लेन। अभी अगर डायरेक्शन पलट दे तो तभी अंदर हो जाएगा, अगर मोशन उधर हो रहा हो तो अंदर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रही है बात? तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सबको पता है, रटा हुआ होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट है मीटर्स। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा? तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होगा रेडियन। रेडियन इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RAD शॉर्ट में, रेडियन। अब रेडियन क्या है? देखो, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दो यूनिट से बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो डिग्री से रिप्रेजेंट करो या फिर रेडियन से रिप्रेजेंट करो। तो रेडियन और डिग्री में क्या डिफरेंसेस या क्या सिमिलैरिटी, ये देख लेते हैं किस तरह रिलेट होता है, रिलेशन क्या है इनके बीच में। देखो, जब भी हम बोले पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्रीज। पाई रेडियन में 180 डिग्रीज। उसी तरह अगर हम बोले पाई बाई 2 रेडियन तो इसका मतलब हो जाएगा 180/2 90 डिग्रीज। अगर हम बोले 2 पाई रेडियंस तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 180 दैट इज़ 360 डिग्रीज। अगर हम बोले पाई कुछ भी ले लो, जैसे पाई बाई 4 रेडियन ले लो। पाई बाई 4 रेडियन क्या होगा? पाई होता है 180 और 4 हो गया आपका 180/4 हो गया 45 डिग्रीज, इज़न्ट इट? तो ये होता है रेडियंस में और ये होता है डिग्रीज में। पाई रेडियन, ये वैल्यू याद रखो, सबको इसी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना। पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा? 1 रेडियन में हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस रिलेशन को यूज़ कर लेंगे। मतलब बेसिस आपको ये बनाना है, इसके टर्म्स में कन्वर्जन करना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, यहाँ से उठाना। पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री, या फिर 1 डिग्री में पाई बाई 180 डिग्री, बस खत्म। तो यहाँ पे देखो, ये हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर सकते हैं या तो रेडियन में या तो डिग्रीज में, लेकिन ऐसा यूनिट इसका रेडियन है, ठीक है। 1 रेडियन में कितना? 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्रीज, इतना होता है। अब आगे बात कर लेते हैं। डायरेक्शन वगैरह सब तो समझ आ गया, डायरेक्शन और सब समझ आ गया। हाँ, रिलेशन बात कर लेते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट से क्या रिलेशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट से इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है। तो देखो, जब हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो एस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और थीटा क्या है? थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें निकालना हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन, तो हम सिंपली क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का एक रूल है ज्योमेट्री का, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आई होप आपको ये फॉर्मूला पता हो, और अगर नहीं पता है तो ये बात याद कर लो, मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ होता है। जब भी आपको सर्कल के सेंटर का ये रेडियस, ये थीटा निकालना हो, तो इस थीटा को निकालने का तरीका है, ये आर्क P से लेकर Q तक ये आर्क है, आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दो तो ये थीटा हो गया। अब ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्क ही है ना, P से लेकर Q तक ये आर्क है। ये आर्क किसके बराबर है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट के किसी टाइम t में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जब ट्रेवल कर रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। s डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है? r है। तो देखो यहाँ से आ गया s इज इक्वल टू r थीटा। मतलब ये हुआ कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है, s इज इक्वल टू r थीटा, वेयर s इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन तुमसे पूछेगा एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसमें घबराओ मत कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा टफ करेगा तो क्या करेगा, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, इसमें कन्वर्जन रहेगा। मैंने सिखा दिया किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा इस फॉर्मूले पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दे, या फिर रेडियस और ये गिवन होगा। अच्छा, इसको ये आर जो है ना, इसको रेडियस जैसा ट्रीट मत करना, ठीक है। इसको तुम एक बात समझ लो, अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है और पार्टिकल यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का दूरी को तुम डिस्टेंस बोल दो, ठीक है, ये डिस्टेंस बोल लो। सर्कुलर मोशन में वो रेडियस बन जाता है, ठीक है, लेकिन जब हम अभी एंगुलर वेलोसिटी करेंगे तो जैसे कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, ठीक है, ये तो सर्कल के लिए वैलिड है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर पे ही लगे, सर्कुलर मोशन में ही लगे, उसे हम अलग अलग मोशन में भी लगा सकते हैं, वो बताएंगे किस तरह है। तो इस आर को तुम रेडियस ना मान करके ये समझ लो कि ऑब्जर्वर जहाँ से चीज़ों को देख रहा है और पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर से लेकर उस पार्टिकल जो मूव कर रहा है, पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में, तो ऑब्जर्वर से पार्टिकल के बीच का दूरी है ये आर।
तो r इज द रेडियस भी बोल सकते हो सर्कुलर के केस में, या फिर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द पार्टिकल जो मूव कर रहा है। तो s इज इक्वल टू आर थीटा। कॉपी करो, ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जल्दी कॉपी करो इसको। तो अब बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ, यहाँ लिख रहे हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू आर थीटा। दैट मीन्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब आइए देखते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है वो समझेंगे थोड़ा। एंगुलर वेलोसिटी देखो, मान लो सबसे पहले तो ये कि लीनियर वेलोसिटी आपको पता है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो इसका लीनियर वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, लीनियर वेलोसिटी, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। आपको पता है मीटर पर सेकेंड कैसे आया। ये जो वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब ये कि वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम लिख सकते हैं कि नहीं। देखो लीनियर मोशन के साथ अगर तुम कंपेयर करके पढ़ोगे ना, लीनियर मोशन के साथ साथ कंपेयर करके पढ़ते जाओगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। लेकिन अगर सोचोगे कि बस इसी को इस तरह से पढ़ ले तो ठीक है, याद तो हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है। इसीलिए चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ा करो, लीनियर, एंगुलर, ये सब। जैसे रोटेशनल में भी जब हम पढ़ाई करते हैं रोटेशनल में, तो वहाँ पे जो जो नए नए वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप सर्कुलर मोशन अभी पढ़ रहे हो, रोटेशनल जब पढ़ोगे वो 3 डायमेंशनल मोशन है, मोशन इन 3D। तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें अलग अलग वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ पर आप पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इस तरह का वर्ड्स। तो वहाँ पर आप जब भी पढ़ोगे तो आपको लीनियर से ही कंपेयर करके वहाँ पर जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत ही आसान लगेगा वो चीज़। तो यहाँ से हम इसीलिए लीनियर से सब कुछ रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की, तो पहली बात तो एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ सिंबल ओमेगा। इसे कहते हैं ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, जैसे लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये है फॉर्मूला इसका। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला अगर हम देखें, रिलेशन बिटवीन दिस एंड वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, तो इसी फॉर्मूले से डिराइव करके ले आ सकते हैं, इसी फॉर्मूले से डिराइव करके ला सकते हैं। पर उतना ज़रूरी नहीं है लाना, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, अलग अलग टर्म्स में, रिलेशन के फॉर्म में, एंगुलर और लीनियर के टर्म्स में फॉर्मूला याद करना है। ज़्यादा डेरिवेशन हमें करना नहीं, क्योंकि ये तुम्हें पढ़ना तो है नहीं उतना डिटेल में, एग्जामिनेशन में कहीं नहीं पूछेगा कि डिराइव करो इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ समझ लेते हैं। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, पहली बात तो ये भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और वेक्टर में भी एक एक्सियल वेक्टर है, ये एक एक्सियल वेक्टर है। अब इसका ज़रा यूनिट देख लो। लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट है रेडियन, ठीक है, और टाइम का यूनिट है सेकेंड। दैट मीन्स इसका एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है समझो। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा ना, ऑब्जेक्ट मान लो किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी v के साथ चल रहा है, तो जब हम एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं तो इसका डायरेक्शन देखो, एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, डायरेक्शन कैसा है, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हम वेलोसिटी ना कह के एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो गया लीनियर वेलोसिटी, और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। इसका डायरेक्शन क्या होगा निकाल लेते हैं। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, देखो आउटवर्ड, मतलब ये कि ये जो एक्सियल वेक्टर है ये यहाँ से निकलता हुआ, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ दिस रोटेशन, सॉरी यस रोटेशन की एक्सिस पे। कंफ्यूज तो नहीं होना रोटेशनल मोशन के साथ, रोटेशनल मोशन है ये, रोटेशनल नहीं है। रोटेशनल है कि ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है, घूमते के साथ ये चल भी रहा है, लेकिन ये चल नहीं रहा है, एक ही उस जगह पे ये घूम रहा है। तो सिर्फ सर्कुलर है, तो रोटेशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह समझ लो ना कि ये जो वेलोसिटी है ये एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस के अलॉन्ग है। फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, थंब तुम्हारी तरफ, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है।
एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरह हम बात करते हैं लीनियर में लीनियर वेलोसिटी की, उसी तरह हम रोटेशन में बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। जैसे डिस्प्लेसमेंट है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस तरह आपने समझा, सिर्फ उसी तरह का एक वेरिएबल है ये। सर्कुलर में एक नया वेलोसिटी आ जाता है जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। बस इससे ज़्यादा और क्या समझना है आपको। अलॉन्ग द एक्सिस ये लाई करता है, ये अलॉन्ग द एक्सिस है। इस केस में डायरेक्शन बाहर की तरफ है। मान लो हम ये डायरेक्शन आपको बना के दें, मान लो ये डायरेक्शन बना के दें और हम बोले ऑब्जेक्ट जो है किसी वेलोसिटी v के साथ इधर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मान लो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इस पोजीशन से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये r है, ये r है। इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा अगर हम ये बोले तो क्या बोलना तुम, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो ये है r, अगर इस पॉइंट पे हम देखें वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि देखो ये जो वेलोसिटी है अगर इस पॉइंट पे निकालोगे तो वेलोसिटी भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ये है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और ये है ऑब्जर्वर, तो ये है ऑब्जर्वर और इस पार्टिकल के बीच में ये डिस्टेंस कितना है r, ये रहा r, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। टेंजेंट जब भी बने किसी पॉइंट पे सर्कल पे किसी पॉइंट पे तुम टेंजेंट बना रहे हो किसी भी पॉइंट पे, और उस पॉइंट को तुम सेंटर से जोड़ते हो, ठीक है, मतलब रेडियस बनाते हो, तो वो पॉइंट हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। ये वेलोसिटी और ये रेडियस। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें देखना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा ही होगा, तो इस डायरेक्शन में। और ये है रेडियस बोल लो, या फिर ये समझ लो कि इस ऑब्जर्वर से इसका दूरी, तो यहाँ से हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब हम इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना रेडियस से, यहाँ से इस पोजीशन से इससे परपेंडिकुलर है, तो इस वेलोसिटी को हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ से और रेडियस के रिलेशन में अगर हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हो, मान लो ये वेलोसिटी हमें गिवन हो 5 मीटर पर सेकेंड और इसका वैल्यू गिवन हो कि ये है 10 मीटर्स का, बताइए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो देखो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना तो अभी सिखाएंगे, पहले डायरेक्शन देख लो क्या होगा। ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा है, राइट हैंड लेंगे, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में इधर कर्ल करेंगे और जिधर थंब पॉइंट कर रहा है, थंब देखो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ एक्सिस के अलॉन्ग। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से एक लाइन अंदर अगर इस तरह से भेज दो तो इमेजिनरी लाइन, तो ये एक्सिस बन जाएगा, एक्सिस के अलॉन्ग अंदर की तरफ इसका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। अब देख लेते हैं वेलोसिटी r, v r और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या है। जैसे ये देखो, ये जो फॉर्मूला था इसी को अगर हम थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करेंगे तो यहीं से आ जाएगा। ये है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, अच्छा ये देखो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, s इज इक्वल टू आर थीटा, ये है, थीटा यहाँ से निकल जाएगा s बाई आर, यहाँ लिखेंगे चेंज इन, ये हो जाएगा s डिवाइडेड बाई आर एंड होल डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, कर सकते हैं ना ये। अब यहाँ पे देखो ये डेल्टा s और नीचे है डेल्टा t, और ये हो गया 1 बाई आर, कॉमन यहाँ ले लो 1 बाई आर। ज़रा ये बताओ, ये 1 बाई आर तो बाहर ले लो सबसे पहले, डेल्टा s बाई डेल्टा t है क्या, डेल्टा s बाई डेल्टा t, देखो लीनियर वेलोसिटी है तो इसे हम लिख सकते हैं v, लिख सकते हैं, मतलब ये कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ v डिवाइडेड बाई r, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई r। r जिस पॉइंट से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, पार्टिकल से उस पॉइंट का डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v, दैट इज़ योर लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आगे इस टर्म्स में देखो, यहाँ पे एक टर्म था ये, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला हमारे आज के लेक्चर का। देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ आ रही है ना। तो इस तरह से डिफाइन करते हैं हम। लीनियर के साथ साथ जब मिक्स करके पढ़ोगे तो चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान होने लगेंगी कि आपको समझ आने लगेगा किस तरह से रिलेट करना है। और जब तुम एक बार सीख जाते हो रिलेट करके पढ़ना तो भूलना तो बहुत मुश्किल है। समझ आ रही है ना बात। हम इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो वेलोसिटी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, अब ज़रूरी ये नहीं है कि ये वेलोसिटी इसमें हम सर्कुलर मोशन में ही ये वेलोसिटी यूज़ करें या फिर एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, ये ज़रूरी नहीं है। कैसे ज़रूरी नहीं है? देखो हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी हम ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी
ये है v, ये एक्चुअली में है क्या, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अगर तुम सर्कल में भी देखो तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा तो ये भी हो गया परपेंडिकुलर वेलोसिटी। मतलब ये कि अगर हम इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है, अगर हम इस फॉर्मूले को चेंज करके कुछ इस तरह से लिखते हैं दैट परपेंडिकुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ ओमेगा, तो कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम ऊपर में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम उस फॉर्मूले को, ठीक है, सर्कुलर मोशन में हम लगाएंगे, सर्कुलर मोशन में वो लगेगा क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बट ये ज़रूरी नहीं कि ये जो फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी वो सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ही वैलिड है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ये तुम सर्कुलर मोशन में यूज़ कर लो, आ जाएगा। एक वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, वो सेंटर से किसी दूरी पे है, आप उसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल कर बताइए, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। अब तुम्हें वहाँ पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है या पैरेलल वेलोसिटी है, कैसा है क्या है, ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बात आती है सर्कुलर मोशन से हट करके, सर्कुलर मोशन से हटकर जब बात करेंगे हम, तब वहाँ पे हम बात करेंगे कि वो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है r से, इससे r से परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो ये r है और ये वेलोसिटी, तो r से परपेंडिकुलर है या नहीं, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो r से परपेंडिकुलर है, तब जाकर वहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन करा कर दिखाते हैं आपको, पहले ये सब कॉपी कर लेंगे। एक क्वेश्चन करा कर दिखा रहे हैं, उसमें सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन करेंगे और एक नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये कुछ सिचुएशन गिवन है हमें, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल यहाँ से ट्रेवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ, इस लाइन पे ट्रेवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर सारी चीज़ों को यहाँ से देख रहा है। ये a से 8 मीटर्स की डिस्टेंस पे और b से ये 10 मीटर्स की डिस्टेंस पे, यहाँ से ये 10 मीटर्स की डिस्टेंस पे, b से o तक 10 मीटर्स, o से a तक 8 मीटर्स। आपको बताना है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू o, यहाँ से देखा जा रहा है इसीलिए लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू o, व्हेन इट इज़ एट a, जब a पर है तब एंगुलर वेलोसिटी निकालिए, और जब b पर है तब एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। अब इस केस में जब हम डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे तो फर्स्ट केस में तो आपका आंसर सही आ जाएगा। जैसे अगर हम ये यूज़ करें फर्स्ट केस में, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा लीनियर डिवाइडेड बाई आर, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई आर। अब हमें इस पॉइंट पे सबसे पहले हमें o को हम o से a को देख रहे हैं, o से जब a को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर 10 मीटर पर सेकेंड है, सेम स्पीड के साथ चल रहा है ये। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 8 मीटर्स है। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं डायरेक्टली, दैट इज इक्वल टू दिस इज 10 डिवाइडेड बाई r इज 8, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑब्जर्वर से पार्टिकल तक, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये 8 है, तो ये हो गया 8, 2 4 are 8, 2 5 are 10, दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही है। अब ये आंसर सही क्यों आया है वो देख लो। ये जो r है ना, ये r, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है अभी इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के साथ, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, इसीलिए वो तुम्हारा आंसर सही है। जब तुम यहाँ पे v परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट बिना यूज़ किए डायरेक्टली सर्कुलर मोशन में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जनरली, वो जब तुम लगाओगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही तुम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हो, फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा सही हो गया, बिना ये सोचे समझे कि ये v परपेंडिकुलर है या v क्या है, बिना सोचे समझे ये तो सही हो गया। बट जैसे तुम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करोगे, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करोगे और ये कॉन्सेप्ट तुम लगाओगे कि ओमेगा होता है लीनियर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, अब यहाँ पे हो जाएगा गलत। देखो गलत क्या होगा, तुम सोचोगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी तो सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 10, और उसके बाद इस पॉइंट से दूरी है 10 मीटर, यहाँ पे रख देंगे 10, तो 10 बाई 10 हो गया 1 रेडियन पर सेकेंड, और तुम सोचोगे हमारा आंसर सही है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसीलिए मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं कि एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही लगे, एंगुलर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन में भी लग सकता है, और वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहाँ पर है, कहाँ से चीज़ों को देख रहा है। जैसे ये देखो, ये ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा था ना, ये तो सीधा जा रहा था, बट ऑब्जर्वर यहाँ पे है। अब ऑब्जर्वर तुम स्ट्रेट लाइन में अब तुम लगा रहे हो एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, तो कैसे निकलेगा वो देख लो। अब हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए। अब इस फॉर्मूले के प्लेस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये गलत हो गया, ठीक है। अब सही फॉर्मूला क्या है, सही फॉर्मूला है लीनियर वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है, दैट इज इक्वल टू
r टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ से निकल कर आएगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई r। ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, v परपेंडिकुलर अपॉन r, मतलब यहाँ पे छूट क्या गया था, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेना है हमें। अब परपेंडिकुलर किससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए इससे, पोजीशन से, मतलब इस पोजीशन, इस पॉइंट में देखोगे यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, तो इस r से, ये r हो गया तुम्हारे लिए, इस r से जो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी वो लेना है। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाला कैसे जाए, ज़रा ध्यान से देखो। क्या हम इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बना सकते हैं? आपको पता है वेक्टर में हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उसका एक कंपोनेंट हम इसके परपेंडिकुलर बना लेंगे, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस पोजीशन के परपेंडिकुलर, r के परपेंडिकुलर। ये वेलोसिटी v है, तो अगर ये 30 है तो ये 90, तो ये कितना बताओ, ये 30, ये 90, तो ये 60 होगा। स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना, 60 प्लस 30 90 प्लस 90 180, मतलब ये एंगल है 60 डिग्री और ये तुम्हारा वेलोसिटी और ये 10 है। देखो ये एंगल है, एंगल के साथ किसी वेक्टर का कंपोनेंट होता है cos थीटा, उसके साथ cos थीटा लगाते हैं, मतलब ये हो गया 10 cos थीटा, मतलब कितना वैल्यू आएगा, 10 इंटू cos ऑफ 60 डिग्रीज। और cos ऑफ 60 डिग्री मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको एंगल साइन cos इतना आना चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स जनरली आप नहीं पढ़ रहे हो, है ना, आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये सब आपके ज़बान पे होना चाहिए क्या इसका आंसर होगा। जैसे देखो साइन 30 और cos 60 का वैल्यू बराबर होता है, साइन 30 1/2 तो cos 60 भी 1/2, तो ये हो गया 5। अब यहाँ पे देखो 5 मीटर पर सेकेंड, इसको तुम इमेजिन भी कर सकते हो, ज़रा फील करो इसको ज़रा इमेजिन करो। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जब ऑब्जेक्ट मेरे सामने से जूम गुजरा, जूम स्पीड ज़्यादा लगता है, ऑब्जेक्ट आ रहा है उधर से, धीरे 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 जैसे मेरे सामने आता है, जब इधर से गुजरता है तो हमें लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड है, इसीलिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ से परपेंडिकुलर देख रहा था तो इस पोजीशन पे से वेलोसिटी ज़्यादा दिखा। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो इसके रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्ट्रेट वाला वेलोसिटी नहीं, ये एंगुलर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल वेलोसिटी है, हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। सोचो ना, ऑब्जेक्ट सीधा है यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट इधर चला जाता है तुम्हें लगता है कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इसका कम हो गया, धीरे धीरे शिफ्ट। लेकिन जैसे यहाँ से गुजरता है हमें लगता है कि बहुत तेज़ से गया, बहुत तेज़ी के साथ निकला यहाँ से, इस तरह से बहुत तेज़ी, लेकिन जैसे यहाँ से गुजरता है उसके बाद धीरे 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 बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। जैसे ऊपर में प्लेन वगैरह जब उड़ता है तो तुम देखे हो ना, जब तुम्हारे सामने रहता है तो लगता है तुरंत पास हो गया, लेकिन जैसे ही वो दूर चला जाता है तुम्हें लगेगा, तुम 5 मिनट के बाद भी देखो अरे अभी तक वहीं पे है, धीरे 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 जाकर के वहाँ से शिफ्ट होने लगता है। मतलब यहाँ पे कि एंगुलर वेलोसिटी कम होने लगता है। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, सॉरी इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितना है, इसे बोलेंगे v परपेंडिकुलर, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, सॉरी ये है v परपेंडिकुलर। इसका कौन सा वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, जो इससे परपेंडिकुलर है, r से परपेंडिकुलर है। अगर इसका एक और कंपोनेंट देखोगे तो एक और कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसे हम कहते हैं 10 ऑफ साइन 60। खैर ये तो हमें इसका तो ज़रूरत नहीं है, इस वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है हमें ज़रूरत है r के साथ जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है वो कंपोनेंट हमें चाहिए, तो कंपोनेंट मिल गया। अब लगाओ, अब आंसर सही आएगा। अब हमें निकालना है ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर किससे, r से, दिस इज़ 5 और ये r कितना है, अब लगाएंगे ये तो आ गया 1/2, मतलब ये हो गया 0.5 रेडियन पर सेकेंड। देखो 0.5 रेडियन पर सेकेंड, पहले कितना आ रहा था 5/4 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से जब हम देख रहे थे ऑब्जर्वर यहाँ पे था, और जब इसे यहाँ से दिख रहा था, जब इसके जस्ट सामने था, तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, 1.25 जैसा है, 1.25 या 24 जैसा है, 5/4 है, मतलब 1 से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखो 0.5 हो गया। जब इसके सामने होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा, जैसे ही दूर जाएगा तो लगेगा बहुत धीरे धीरे इसका वेलोसिटी आगे बढ़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही हम लगाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी लगाना है आपको तो आप स्ट्रेट लाइन मोशन में भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो वेलोसिटी हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ये r से परपेंडिकुलर है, r और v परपेंडिकुलर होगा हमेशा। तो उसी चीज़ को अगर हम अप्लाई करें स्ट्रेट लाइन में, तो ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है,
ठीक है, सेम वो कंपोनेंट नहीं जो कि जिस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है उसका वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है। बात समझ आई? कॉपी करेंगे जल्दी। इसके बाद एक प्रोजेक्टाइल मोशन करा देते हैं आपको, उसका क्वेश्चन करा देते हैं। अगर वो क्वेश्चन बन गया आपसे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप समझ चुके हो। तो ये देख लो क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 30 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, दिस इज योर ऑब्जर्वर यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू ओ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा आपको ये बताना है। अगर आपने मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन देखा होगा तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस पॉइंट पे उतना ही होगा जिस वेलोसिटी के साथ इसे फेंका गया था। मैंने बताया था ना, जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ेगा उसी रेट से वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है नीचे की तरफ। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। तो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे जब आएगा तो इसका वेलोसिटी तो इधर होगा, इधर की तरफ कितना होगा, जितना वेलोसिटी यहाँ पे सिमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लोगे तो वेलोसिटी जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे। जिस वेलोसिटी के साथ फेंका गया उसी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे ये हिट करेगा। दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये हिट करेगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी। फटाफट इसे करेंगे। तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। आर इज़ द पोजीशन वेक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है उसे हम कहेंगे आर। अच्छा, वी परपेंडिकुलर क्या होगा इस बार यहाँ पे वो देखना पड़ेगा। वी परपेंडिकुलर क्या होगा वो देखना होगा। और देखते हैं वी परपेंडिकुलर कितना होगा। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ग्राउंड है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मान लेते हैं इसे। ऑब्जेक्ट यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जब फेंका गया तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट जब हिट करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ऐसे भी सिमेट्री से तुम देख सकते हो, सही है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो पोजीशन से यहाँ से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी, ये दूरी कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम रेंज कहते हैं आर। रेंज कहते हैं आर। इसका फॉर्मूला होता है u² sin 2θ डिवाइडेड बाई जी। प्रोजेक्टाइल मोशन देख लो अगर नहीं देखा है तो, ये रेंज होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब इस रेंज से जो परपेंडिकुलर है हमें वो लेना है, मतलब इस पोजीशन से जो वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर है हम वो लेंगे। अब इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हम निकालेंगे, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, और एक लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। खैर हमें हॉरिजॉन्टल की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए जो इससे परपेंडिकुलर है, जो आर से परपेंडिकुलर है, यही चाहिए ना हमें। ये हो जाएगा 10। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, एक सेकंड रुक जाओ। ये 30 डिग्री है तो ये हो गया 10 cos 30, क्योंकि एंगल इसके साथ लगा है, और ये हो जाएगा 10 साइन ऑफ 30 डिग्री। अब ये देखो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2, तो 2 5 are 10, मतलब यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आर से परपेंडिकुलर है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, यस। अब आगे देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, तो सब कुछ तो पता चल गया हमें। v परपेंडिकुलर इज़ दिस वन, ये कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई आर। आर तो रेंज के बराबर है ना, ये रेंज कितना है यहाँ से यहाँ तक, u² sin 2θ/g। तो हम पुट कर देंगे u² sin 2θ डिवाइडेड बाई जी, ऊपर आकर के ऊपर ये g हो जाएगा, दैट इज़ 5 इंटू जी का वैल्यू 10 लेने के लिए कहा गया है, डिवाइडेड बाई u²। देखो u² कितना है, u² u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, कन्फ्यूज़ मत करना, ये है परपेंडिकुलर लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी है, रेंज होता है 10 का स्क्वायर दैट इज़ 100 इंटू साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 2 इंटू 30 इज 60 डिग्रीज, साइन ऑफ 60, यहाँ से 0 कट गया, 2 5 are 10, सॉरी 5 2 are 10 यहाँ पे, तो ये आ गया 1/2 इंटू, एक सेकेंड, 1/2 इंटू साइन 60 इज √3/2, मतलब 2 कट गया, आंसर आ गया 1/√3 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी 1/√3 रेडियन पर सेकेंड। आई होप इतना क्वेश्चंस काफ़ी है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होता है या एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। कॉपी कर लेंगे, इतना कॉपी कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन पे आएंगे।
चलिए देखिए रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में यहाँ पे लिख लेते हैं हम लीनियर और यहाँ पे लिख लेते हैं हम सर्कुलर मोशन। सर्कुलर में जो बातें कर रहे हैं हम, तो भाई लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर में हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। लीनियर में हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी v और इसमें हो जाएगा ओमेगा, है ना। हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, लिख सकते हैं ये। और यहाँ हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, ये लिख सकते हैं। कॉपी करो। चलो रब करें। अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के ऊपर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से भी पूछा जाता है। हेडिंग लगा लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि एक सेकंड में जितना चक्कर लगा, जितना चक्कर सर्कल में जितना चक्कर तुम एक सेकंड में लगाओगे उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ लिख लेना, एक सेकंड में जितना चक्कर, जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में लिखकर समझ सकते हो। एक सेकंड में जितना चक्कर, मान लो एक सेकंड में हम लगाते हैं 2 चक्कर, एक सेकंड में 2 चक्कर, ठीक है, सर्कुलर मोशन में 2 चक्कर, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गया 2। मान लो एक सेकंड में हम लगाते हैं 4 चक्कर, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 4। एक सेकंड में अगर हम 8 चक्कर लगाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 8। तो फ्रीक्वेंसी बताता है कितना फ्रीक्वेंटली हम उस चक्कर को एक सेकंड में लगा रहे हैं। एक सेकंड में जितना भी चक्कर लगा लो, मान लो एक सेकंड में तुम 2.5 चक्कर लगाते हो तो फ्रीक्वेंसी 2.5 हो जाएगा। एक सेकंड में तुम 4.5 चक्कर लगाते हो तो फ्रीक्वेंसी 4.5 हो जाएगा। तो ये है एक चक्कर में जितना, एक सेकंड में जितना चक्कर लगाया जाए उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक चक्कर में जितना भी एक सेकंड में जितना भी चक्कर लगाया जाए उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब एक और टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। अब ये क्या है सुनो, जैसे यहाँ पे एक सेकेंड में जितना चक्कर लगा उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। इसका एसआई यूनिट है हर्ट्स, एसआई यूनिट ये है हर्ट्स, HERTZ, कैपिटल H स्मॉल z सिंबल में, ठीक। लेकिन टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड एक चक्कर को लगने में जितना टाइम लगाओ, ठीक है, एक चक्कर में जितना टाइम लगे, जितना टाइम लगे उसे हम कहेंगे एक टाइम पीरियड। जैसे मान लो एक चक्कर में तुम्हारा 2 सेकंड का टाइम लगा तो टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड हो गया 2। उसी तरह एक चक्कर में तुम्हें टाइम लग रहा है 5 सेकेंड, टाइम पीरियड हो गया 5, ठीक है। बताएंगे अभी, इसका यूनिट भी होता है 5। क्लियर है, क्लियर है ना। तो जो भी टाइम लगता है एक चक्कर को लगाने में उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, ओके, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, देखो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते चले जाओ, ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं कराएंगे हम, डेरिवेशन एंड ऑल में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर्मूला जिस तरह जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब समझ लो। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी किस तरह रिलेटेड है, तो T इज़ इक्वल टू 1/f या फिर F इज़ इक्वल टू 1/t, या तो T इज़ इक्वल टू 1/f कर लो या फिर F इज़ इक्वल टू 1/t कर लो। देखो यहाँ से जब तुम यूनिट पुट करोगे तो 1/t मतलब 1/सेकेंड्स, मतलब पर सेकेंड। इसी पर सेकेंड को हम हर्ट्स कहते हैं। 1 हर्ट्स इज़ इक्वल टू 1 पर सेकेंड, 1 हर्ट्स इज़ इक्वल टू 1 पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इस तरह रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ किस तरह रिलेटेड है, सारे फॉर्मूलेस को एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इसके लिए कोई दूसरा लेक्चर नहीं बनेगा। सर्कुलर मोशन पे देखिएगा, हमें रिलेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच।
तो एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, 2 इंटू पाई इंटू एफ, और ये पाई मतलब रेडियन मत समझ लेना, 2 पाई मतलब ये हो गया आपका 22/7 वाला पाई, 22/7। जैसे सर्कल में एक कंप्लीट राउंड हम घूमेंगे तो ये सरकमफ्रेंस के बराबर होगा 2 पाई आर, वो वाला पाई है, ठीक है, उस पाई के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो अच्छा यहाँ देखो f को हम क्या 1/t लिख सकते हैं, f इज़ इक्वल टू 1/t। अगर हम इस फॉर्मूले को फिर से इस तरह से लिखें ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई/t, तो गलत तो नहीं है कुछ भी, सही है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और f को अगर 1/t लिखे तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई/t। एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट सबको पता है, रेडियन पर सेकेंड, कॉपी कर लेंगे इसे। बस इसमें और क्या है, और कुछ भी नहीं। टाइम पीरियड अगर तुमसे पूछे कि टाइम पीरियड क्या होगा तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिया होगा। टाइम पीरियड होता है एक चक्कर में जितना टाइम लग रहा हो, एक चक्कर में जो भी टाइम लगे उसे कहते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। बस इतना याद रखना है कि सरकमफ्रेंस, अगर ये रेडियस r है तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाता है 2 पाई r, 2 पाई r। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिक टर्म्स सिर्फ सीख रहे हैं हम लोग, बेसिक फॉर्मूलेस टर्म्स किस तरह से डिफाइन है सब कुछ। बहुत डिटेल में 11th में पढ़ोगे सर्कुलर मोशन, बहुत डिटेल में, जहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा, डिफरेंशिएशन के साथ क्वेश्चंस मिलेगा, तो वो सब बहुत एडवांस लेवल का हो गया। वो सब तुम्हारे ओलंपियाड्स में भी नहीं है, NTSC में भी नहीं है, वो सब बहुत ऊपर की बातें हो गई, क्योंकि एक अलग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उसमें, एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो तुमने कभी नहीं पढ़ा है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब करना पड़ेगा। हेडिंग लगाएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले एक्सेलरेशन समझ लो कितने तरह के होते हैं। एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। क्या क्या है? पहले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या सेंट्रीपिटल डाल दो पहले, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AC से, AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं, या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सेकंड है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, इसे पैरेलल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, पैरेलल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगला है, थर्ड इज नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, इसे A नेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। और हमें इसी को डिस्कस करना है, इसका फॉर्मूला सीखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, बस ये सीखना है हमें। ऊपर के जो 3 एक्सेलरेशन है वो आप बाद में डिस्कस करोगे, बस अभी मैं थोड़ा ऊपर से बता दूं यहाँ पे कि ये होता क्या है। तो टोटल 4 तरह का एक्सेलरेशन होता है, शायद तुम पहली बार ये सुन रहे होगे, बट यस, टोटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन कैसे 4 टाइप्स का होता है वो ज़रा सुनो, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो, मैंने आपको बताया जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन करता है, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ सर्कुलर पाथ, और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सेंटर से देख रहे हैं, इसका सेंटर कुछ है और ये उसका रेडियस है सर्कल का, तो ऑब्जेक्ट हर पॉइंट पे अपना वेलोसिटी चेंज करता है ना, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज करेगा। अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो उसका कांस्टेंट रहेगा। मान लो ऑब्जेक्ट हर पॉइंट पे विद सम स्पीड ट्रेवल कर रहा है, विद सम स्पीड, क्लियर। हम स्पीड को बोल सकते हैं कि स्पीड इसका कांस्टेंट भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। बट वेलोसिटी तो हमेशा वेरिएबल होगा सर्कल में। क्यों? क्योंकि हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन जब हमेशा चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज करने के कारण वेलोसिटी तो चेंज होगा ही होगा।
ठीक है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा चेंज करेगा, किसी भी पॉइंट पे ले लो, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। स्पीड डिपेंड करता है कि तुम स्पीड क्या रख रहे हो, तुम किस स्पीड के साथ भाग रहे हो सर्कुलर पाथ पे। तुम अगर अपना स्पीड अगर कांस्टेंट रखते हो, उसी स्पीड के साथ भाग रहे हो, तो तुम्हारा वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अगर वेरिएबल रखते हो तो वेरिएबल सर्कुलर मोशन कहलाएगा, अलग अलग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहला जाएगा वो। तो हम एक सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड तो कांस्टेंट है बट उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। ठीक है, हम एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट वाला सिचुएशन हम ले रहे हैं, इसे नहीं लेंगे अभी, इसे अभी रहने दो। ऑब्जेक्ट का स्पीड मान लेते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, क्या स्पीड कांस्टेंट होने से वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा? कभी नहीं। सर्कुलर मोशन में ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी डायरेक्शन के चेंज करने से चेंज कर जाएगा। तो जब वेलोसिटी चेंज करता है, यहाँ पे जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज करने से आ रहा है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देखो, वेलोसिटी अगर देखोगे तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, वेलोसिटी इस पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बना रहे हैं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब ज़रा ध्यान से देखो तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग, वेलोसिटी अलग, तो भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा और उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। इसका डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस, इसका डायरेक्शन है अलॉन्ग द रेडियस। मतलब मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। जब डायरेक्शन चेंज हो और डायरेक्शन के चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन आ जाए, उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस लगता है, मतलब इसका डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। बात समझ आई? तो ये एक्सेलरेशन स्पेशली किस लिए आ रही है? ये एक्सेलरेशन आ रहा है चेंज इन डायरेक्शन के कारण, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ तभी वेलोसिटी चेंज हुआ। अब वेलोसिटी चेंज करने के कारण जो एक्सेलरेशन, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ, जो सेंटर की तरफ लगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब थोड़ा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में डिस्कस कर लेते हैं इसी में। जैसे लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ाया गया डायनामिक्स ऑफ मोशन, जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके पीछे का कारण क्या होगा? ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, उसके पीछे का कारण क्या होगा? तो कारण सिर्फ एक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा। मतलब जब फोर्स लगेगी तब जाकर एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है, ये एक्सेलरेशन किसी न किसी फोर्स के कारण हो रहा होगा। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, F = ma, सबको पता है ना। अब क्योंकि यहाँ कुछ एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ऐसे तो आया नहीं होगा। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ये कहता है कि ये एक्सेलरेशन आया होगा, और न्यूटन सेकंड लॉ भी ये कहता है कि ये एक्सेलरेशन आया होगा क्योंकि कुछ फोर्स लगा होगा। जैसे अगर इस फॉर्मूले को हम लिखें A = F/m, एक्सेलरेशन तभी होगा जब कुछ फोर्स होगा, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं। तो फोर्स लगा होगा, और इस फोर्स को, जिस फोर्स के कारण ये एक्सेलरेशन आया, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तब जाकर ये टर्म कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड एक चीज़ ध्यान देना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया टाइप का फोर्स या कोई एक अलग टाइप का फोर्स नहीं है, क्योंकि हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था ऑलरेडी। एक किसी लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे। देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और उसको छोड़कर जो भी फोर्सेस होते हैं वो फोर्स कुछ होता है जो चेंज कर जाता है और वो नाम पड़ जाता है उसका। फॉर एग्जाम्पल 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर मैंने डिटेल में डिस्कस किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप देख लो जाकर 10th क्लास का, उसमें भी डिस्कस हुआ है वो चीज़। वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 तरह के सिर्फ फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और इन 4 फोर्सेस को छोड़ करके कोई 5वां फोर्स नहीं है। तो इतने ज़्यादा जो अलग अलग फोर्सेस के नाम हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और भी बहुत सारे जो फोर्सेस हैं वो क्या है, कौन से फोर्सेस है? टेंशन फोर्स, ये फोर्स कौन सा है? ये टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं है? तो नहीं, ये टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं है। कुछ फोर्स होता है जो वो बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कोई फोर्स लग रहा है इसके,
ये कोई फोर्स लग रहा है, मान लो कि यहाँ पे सन है, ये सन है और ये प्लैनेट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो सन और प्लैनेट्स के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज करके हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई एक अलग फोर्स नहीं है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में वो आता नहीं है। कोई फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है, जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बना देते हैं। जैसे इस केस में प्लैनेट्स एंड मून के सन के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स था मून और सन के बीच में, तो इस फोर्स को हम बना दिए सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी तरह अगर तुम देखोगे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ घूम रहा है, तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम मान लेते हैं Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो यही Fe को हम मान लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बनेगा, वही फॉर्मूला होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होगा। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कोई नया फोर्स नहीं है, ये कुछ फोर्स है इनके बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जा रहा है। इस केस में यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा था, इससे पहले वाले केस में जब पार्टिकल मूव कर रहा था तो जब कोई फोर्स लगा तो वो फोर्स एक एक्सेलरेशन बनाया। अब ये फोर्स क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हम इसे नाम दे रहे हैं क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रहा है, तो हम जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, उस एक्सेलरेशन को नाम देते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ पे देखना तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहली बात कि कुछ फोर्स लगा, जब फोर्स लगा तो वेलोसिटी चेंज किया डायरेक्शन के चेंज करने से। मतलब ये कि पार्टिकल के ऊपर पहले फोर्स लगा, पहले एक्सेलरेशन पहले चेंज कभी नहीं होगा जब तक फोर्स ना लगे। पहले फोर्स लगता है तब जाकर एक्सेलरेशन चेंज करता है, ठीक है। तो पहले फोर्स लगा, फोर्स लगने के कारण उस पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो गया जिसके कारण एक्सेलरेशन चेंज हो गया। अब जब एक्सेलरेशन चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन जब चेंज हुआ तो किसके कारण हुआ? फोर्स के कारण। कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन चेंज किया? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए उस फोर्स के चेंज करने के कारण जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो गया उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये आया है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। समझ आ गया? ऐसा एक्सेलरेशन जो चेंज इन द डायरेक्शन के कारण आए उसे कहेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं? देखो ये हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी वेक्टर, ये जो वेलोसिटी है किसी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालोगे ये आएगा, तो हमेशा उससे परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन या फिर नॉर्मल किसे कहते हैं? 90 डिग्री को ही कहते हैं ना नॉर्मल। तो या तो नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर। तो ये था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को निकालने का तरीका क्या है? कैसे निकाल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है, पहले आप सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे कहाँ लिखे? सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लिखते हैं नीचे में। सेंट्रीपिटल फोर्स पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का सर्कुलर मोशन में। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r। इसे डायरेक्टली याद कर लो, डिराइव नहीं करेंगे। डिराइव करने पे जाएंगे तो फिर बहुत और लंबा लेक्चर बनने लगेगा। आपको डेरिवेशन कहीं नहीं जानना है, आपको बस फॉर्मूला सीखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, वेयर m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज़ द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और r ये डिस्टेंस है, सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस r है। मान लो ये डिस्टेंस है r, रेडियस ये है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। अच्छा, यहाँ पे देखो v और अगर हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखना चाहते हैं या फिर हम इसको किसी दूसरे टर्म्स में लिखना चाहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। वेलोसिटी नहीं चाहिए हमें सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तो वेलोसिटी का रिलेशन देखो r ओमेगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे m r ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से आ जाएगा m r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स का दो फॉर्मूला याद रखो। एक फॉर्मूला ये याद रखो mv²/r, और एक फॉर्मूला ये याद रखो mr ओमेगा स्क्वायर। एग्जाम में किसी भी टर्म्स में आपसे क्वेश्चन पूछे, चाहे एंगुलर वेलोसिटी के साथ या फिर लीनियर वेलोसिटी के साथ, तो दोनों टर्म्स में आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करेंगे, फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताएंगे क्या होता है। रब करें, ये रब कर रहे हैं, ओके। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया, जब फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा।
अब ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये चेंज इन डायरेक्शन के कारण आ रहा है, इसीलिए इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा v²/r। अगर लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में देखो तो ये फॉर्मूला याद कर लो, लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में, जैसे लीनियर वेलोसिटी के टर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू आया, ठीक है, सिर्फ मास हटा दो, यहाँ से मास हटा दो, एक्सेलरेशन देखो यहाँ से, ये एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दिस इज सी, दिस इज सी, मास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा mv²/r। मतलब ये कि अगर हम इसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, v आ जाता है देखो r इंटू ओमेगा, मतलब r² इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई r से r कट गया, ये बच गया r ओमेगा स्क्वायर। मतलब एक तो आ गया एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में और एक आ गया लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में। सिर्फ ये वैल्यू याद रखोगे तो ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r है, तो v²/r में मास मल्टीप्लाई कर दो, मास इंटू v²/r mv²/r आ जाएगा। अब तुम्हें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, तो v के प्लेस में r ओमेगा स्क्वायर रख दो, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में ये आंसर आ गया। तो ये है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है वो देख लो, पहले कॉपी करो जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो था ये आया ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन के चेंज करने के कारण आया। लेकिन ये जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये डायरेक्शन के चेंज करने से नहीं आएगा। मतलब ये कि डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, मतलब डायरेक्शन नहीं, अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड, किस चीज़ का मैग्नीट्यूड, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है तब जाकर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। अब देखो कैसे ये क्या होता है क्या नहीं होता है उसको ज़रा समझो। मैंने बोला कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब आएगा जब डायरेक्शन में चेंज होगा, यही ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। अच्छा ये बात बताने वाली बात है क्या कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन का चेंज होगा, ये बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है, समझ आ रहा है? ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वैसा एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से आए, मतलब क्या डायरेक्शन चेंज नहीं होगा? अरे भाई हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज होगा। क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या डायरेक्शन चेंज नहीं होता? होता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन है, डायरेक्शन तो चेंज ऐसे भी होगा, ठीक है। क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता? उसमें भी होता है। मतलब इन दोनों में डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन डिफाइन किस तरह है? जो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज करने से आए उसे हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करने से आए उसे कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि इन दोनों में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दोनों में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डिफाइन कर दिया गया कि मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए तब जाकर के वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थोड़ा सा इसको इमेजिन करो, मान लो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे था तो ये ट्रेवल किया 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ, यहाँ पे घट करके 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्या डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है? डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इसके साथ जब डायरेक्शन भी चेंज हो या डायरेक्शन के साथ जब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो तो इसके अलॉन्ग, वेलोसिटी के अलॉन्ग एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसे हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पहले कौन सा एक्सेलरेशन था? पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। अब क्या हो गया? टेंजेंशियल। नाम टेंजेंशियल क्यों पड़ा? क्योंकि ये इसी के अलॉन्ग एक्ट करता है, AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
टेंजेंट के अलॉन्ग एक्ट करता है। जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, ये बन गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये सेंटर की तरफ, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे एक चीज़ तुम देख रहे हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों 90 डिग्री पे है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर इसको इस तरह से बनाकर दिखाएं तो मान लो ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 90 डिग्रीज पे। ठीक है, ये किसके कारण आया? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये किसके कारण आया? चेंज इन डायरेक्शन के कारण आता है ये। क्या इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है? इसमें भी होता है, इसमें भी डायरेक्शन चेंज होता है, इसमें भी डायरेक्शन चेंज होता है। अब देखो इसे पैरेलल एक्सेलरेशन भी कहा गया है, क्योंकि ये वेलोसिटी से पैरेलल है ना, वेलोसिटी और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा पैरेलल। तो ये सब ना बेसिक पॉइंट्स है जिसके बीच से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है, 30 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो अब क्या कहोगे? पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल होता है। देखो यहाँ पे भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये रहा, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, इसी पॉइंट पे टेंजेंट बना दोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? थर्ड देख लेते हैं, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा रहे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ऐसा कोई खास फॉर्मूला नहीं है, बस चेंज इन मैग्नीट्यूड के कारण होता है। मतलब चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम करके निकालोगे तो निकल आएगा। ये सब ऊपर सीखोगे आप, जो ज़रूरी है वो सिखा दे रहे। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? तो नेट एक्सेलरेशन वैसा एक्सेलरेशन है जो इन दोनों के कारण आए। नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का नेट जो एक्सेलरेशन बनाएगा। जैसे अगर एक वेक्टर इस तरह से, इसे मान लो वेक्टर A, इसे मान लो वेक्टर B, दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा, तो दोनों के कारण जो नेट वेक्टर जिसे हम रिजल्टेंट कहते हैं, ये होता है नेट वेक्टर। तो इन दोनों के कारण भी एक वेक्टर आएगा, एक एक्सेलरेशन आएगा, और इसे कहेंगे हम A नेट। अच्छा, A नेट निकालने का तरीका क्या है? तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन में या वेक्टर में मैंने आपको बताया था, ये हो जाता है अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर कर दो पहले, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर AC इंटू AT इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। सबको पता है साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 90 का वैल्यू 0। यहाँ 0 पुट करो, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, और इसे हम कहते हैं A नेट। A नेट निकालना है, सिंपली वेक्टर देख लो ये दोनों डायरेक्टली A नेट निकालेंगे, दोनों के बीच में एंगल तो हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब A नेट कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के स्क्वायर कर दो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के स्क्वायर कर दो, और दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, निकल गया नेट एक्सेलरेशन। बात खत्म है ना? समझ आ रही है ना सबको? तो ये बात हो गई। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के क्लास का, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले एक कॉन्सेप्ट और इन दोनों पे। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का मोशन कर रहा है, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्ट का आपको रिप्रेजेंट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन, तीनों का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाना है। एक पॉइंट पे मार्क कर देते हैं, इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है P। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। अगर रेडियस इसका पता है या फिर सेंटर पता है तो वहाँ से रेडियस ज्वाइन कर दो, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें पता है जस्ट इसके परपेंडिकुलर, तो इसे बना लो इसके परपेंडिकुलर, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो दोनों के बीच से ये रहा A नेट, ये हो गया हमारा नेट एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये लगा दो फॉर्मूला, हो गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट बनाना है और टेंजेंट बनाकर नेट निकाल देना है। आई बात समझ में? ठीक है, वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर किसके पैरेलल होगा? टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल या नेट एक्सेलरेशन के? तो आंसर होगा वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के पैरेलल होगा, हमेशा वेलोसिटी वेक्टर। कॉपी कर लेंगे। अब लास्ट टॉपिक हमारा बच गया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तो बहुत सिंपल है।
जिस तरह ये सब कर रहे थे उसी तरह, बहुत सिंपल, अब समझ आ जाएगा ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। आइए देखिए, लीनियर से कंपेयर करके बताएंगे आपको, देखिएगा। चलिए बोलिए, जब हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे तो इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से किस तरह रिलेट कर रहे थे, r टाइम्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बात बराबर। उसी तरह हम लीनियर वेलोसिटी देखें तो r टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। खत्म हो गया टॉपिक, r टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का एक और तरीका है, जैसे अगर हम देखें अगर हम ये देखें एंगुलर वेलोसिटी हम किस तरह निकालते हैं, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो उसी तरह हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो निकाल सकते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन टाइम कैसे आया ये देखो, अगर हम लीनियर से इसे कंपेयर करें तो लीनियर में होता है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये है लीनियर, ये है एंगुलर, ठीक है। लीनियर में ये हो जाएगा चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। उसी तरह अगर हम सिंपल एक्सेलरेशन निकालें, लीनियर एक्सेलरेशन इज चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाले तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। समझ आ रही है बात? तो बस यही है, क्लियर, इतना ही सीखना था आपको। अब इसमें और क्या आपको बताया जाए, कुछ टॉपिक छूट तो नहीं रहा। अब जिस तरह लीनियर में एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, उसी तरह यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा, एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये सब बात सीखने वाली है। इंस्टेंटेनियस होता है, जिस तरह एवरेज लीनियर के केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस हम करते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे सर्कुलर में जब बात करेंगे तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जितना डिस्प्लेसमेंट है, मान लो 1 सेकंड पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस 1 सेकंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो, निकल आएगा इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे देखना है आपको कितना डिस्प्लेस हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिवाइड कर दो। एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो देखो कि उस इंस्टेंट पे क्या एंगुलर वेलोसिटी है, उस एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, निकल आएगा। बस सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ये सब तो हो ही चुका है। और क्या बच गया, आई डोंट थिंक कि अब कुछ बचा है। एक और फोर्स बच गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो एक ऐसा टॉपिक है जो 9th क्लास में आप नहीं समझ पाओगे। उसको समझने के लिए इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम और थोड़ा बहुत 11th का टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको रहने देते हैं, उसको नहीं कराएंगे। तो ये था आज का क्लास जिसमें हमने सब कुछ सारे वेरिएबल्स को डिस्कस कर लिया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, किस तरह बनता है, और 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो प्लीज़ इसको सारे टॉपिक्स को प्रॉपरली रिवाइज कर लो। और ये एक ही लेक्चर बनाया, बट हाँ आपको लगा होगा अगर कुछ छूट रहा है यहाँ पे इस लेक्चर में, तो प्लीज़ कमेंट करना, उसको किसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा। और जो ग्रेविटेशन जो चैप्टर चल रहा है, वो ग्रेविटेशन चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन का खत्म हो चुका है। वहाँ तक मैंने सोचा था कि मोशन ऑफ अ सैटेलाइट भी कराया जाए, बट मोशन ऑफ अ सैटेलाइट में वैसा कुछ न्यूमेरिकल्स अब तक मैंने देखा नहीं है। अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल्स मिलता है मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो बताना, उसको भी करा देंगे। एक टॉपिक बनेगा, एक लेक्चर बनेगा 1 घंटे का, उसमें भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे फ्लोटेशन, दैट मीन्स फ्लोटिंग बॉडीज़, जो ग्रेविटेशन का पार्ट ही है उसको लेकिन अलग से करेंगे। फ्लोटेशन कंप्लीट करने के बाद हम करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये जो मैकेनिक्स का पार्ट है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फर्दर जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी NCERT क्वेश्चंस है वो तो चल ही रहा है, जो भी NTSC प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं वो भी स्टार्ट करेंगे, और बोर्ड्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शुरू करने वाले हैं। तो इसी तरह पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।